वेलकम टू स्टडी लाइफ। क्लास 7 के विज्ञान के वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो क्लास 7 का बुक है ये पूर्णतः जो है एससीईआरटी सिलेबस जो बिहार बोर्ड में चलता है उस पर आधारित है। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है वो टीचर एग्जाम हो या आने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा है, उसमें क्विक रिवीजन वो लोग आसानी से कर सके, इसके लिए बनाया गया है। तो हम शुरू करते हैं। अध्याय 1, जल और जंगल। तो इस चैप्टर के जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चर्चा होगी। तो शुरू में है जो है कि हम प्रति वर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 40 नंबर का जो जनरल क्वेश्चन आता है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे समुद्री जल का ही मात्रा बहुत ज्यादा है, मृदु जल जो है बहुत कम होते हैं, और जो भी मृदु जल होते हैं उसके भी जो बहुत ही कम प्रोपोर्शन है जिसे हम लोग अपने जीव जंतु जो हैं अपने दैनिक क्रियाओं के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो भूमिगत जल, जिससे भूमिगत जल वैसा जल है जो बारिश का जो पानी होता है वो रिस कर जमीन के द्वारा जो नीचे जाता है उसी को भौम जल या भूमिगत जल बोलते हैं। तो भूमिगत जल एवं झीलों और नदियों का जल जो है ही हमें उपयोग करने के लिए बचता है, और यह कुल जल का मात्र 0.006% है। उसके बाद जो है हम लोग जो देखते हैं मुख्य बिंदु है वो कि पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह जल स्तर पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से कई मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बारिश जब होती है तो जल जो है जमीन के द्वारा रिस कर अंदर चला जाता है, और अंदर के परत में हम लोग जानते हैं कि पत्थर पाया जाता है, और एक ऐसा परत होता है उसके नीचे जो है जल पाया जाता है। तो वो जो परत, जिस परत के नीचे जल भरा होता है उसे हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो इसका लेयर होता है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे होता है। कहीं पे होता है कि 70 फीट पे ही भौम जल स्तर मिल जाता है, कहीं 200 फीट डालना होता है। तो जब हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं या हैंडपंप लगाते हैं तो उसमें वही भौम जल स्तर जितना नीचे होता है उतना दूर हमें जो है पाइप को अंदर डालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है भौम जल स्तर का गिरना। तो इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ कट गए हैं तो बारिश कम होती है। तो वैसे भी भौम जल स्तर में जो भूमि के द्वारा पानी रिस करके नीचे जाता है उसकी मात्रा कम हो गई है। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भौम जल स्तर का खपत बढ़ गया है। तो ये दोनों कारक जो है भौम जल स्तर को गिराने का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पारंपरिक यंत्रों रहट, ठोस, मटकुओं आदि का उपयोग भी होता था पहले। जैसे ये पटवन के लिए है कि खेत में हम लोग को सिंचाई करने के लिए पारंपरिक यंत्र जैसे रहट था, ढोस था, मटकुओं आदि का उपयोग होता था, और बहुत जगह आज भी इन चीजों का उपयोग किया जाता है। वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थान पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, बहबच्चों, आहड़े आदि बनवाए जाते थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे बारिश होती है तो उसको हम लोग संग्रहित करते हैं, जिसके लिए तालाब भी बनाया जाता था, पोखर, बावड़ी भी बनाते थे, आहर बनाए जाते थे, ताकि इसमें जल संग्रहित हो और वो भंडारण उनका हो, और बाद में कृषि कार्यों के लिए या फिर जीव जंतु के अपने उपयोग के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है ड्रिप सिंचाई विधि। जो ड्रिप बूंद सिंचाई विधि होती है ये जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे हम लोग खेत को पटाते हैं तो जहां जरूरत नहीं होती है वहां भी पानी जाता है, और अगर पाइप नहीं होता है तो कहीं दूर बोरिंग से या ट्यूबवेल से पानी होके आता है तो उसमें वो ये
उस प्रक्रिया में पानी जो है बहुत नष्ट होता है। और ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पेड़ के जड़ के पास ही पाइप के द्वारा जो है बूंद बूंद करके उसमें सिंचाई की जाती है और इसमें जल की भी बर्बादी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। तो ये सब जो है जल प्रबंधन के लिए उठाए गए ठोस कदम है। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाया जाता है। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि पाए जाते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। ये कोई पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है, जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। तो इससे जो है एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ स्थित है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है किसके लिए रिजर्व किया गया है। फिर है वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीम बांध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं। तो ये सब जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो उसको कोन आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उसी तरह उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज्यादा पड़ने वाले इलाके में उस मौसम में पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी में होने पर भी रह नहीं सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। तो इन जंगलों में प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले जीव जंतु मिलते हैं। अब है वन में खाद्य श्रृंखला। जो इसमें खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि एक क्रम में जो है हम लोग एक दूसरे पे अपने भोजन के रूप के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो आप स्वपोषी, परपोषी और मृत पोषियों के बारे में जान चुके हैं पिछले कक्षा में। स्वपोषी मीन्स होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे कि पौधे हो गए। परपोषी होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। और मृत पोषी होते हैं जो सड़े गले और मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। अब जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलते रहता है। जैसे मान लीजिए पौधा है तो उदाहरण कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चीलबाज खाता है या गरुड़ खाता है। तो एक श्रृंखला के रूप में चला जाता है और इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं कि मान लीजिए घास को एक कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है। अगर मेढक जो है खत्म हो जाए तो हमारे उस परिवेश में कीड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे कोई खाने वाला नहीं बचेगा। यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगे और पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। अब है वन की मिट्टी। मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मतलब कृषि कार्य जो हम लोग करते हैं उसके लिए ह्यूमस जो है वरदान के रूप में साबित होता है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जंगल ह्यूमस बनता कैसे है, जो पेड़ पौधे से पत्तियां गिरती हैं वही जो है ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो जंगल में तो बहुत पेड़ पौधे होती हैं, इसलिए जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अब है आप जंगलों में या सघन आम या लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि हम जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं।
तो जो जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग नग्न आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग सूक्ष्म जीव या माइक्रोस्कोपिक जो है एनिमल्स या क्रिएचर बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, जैसे पादप है, ऑक्सीजन है, जंतु को देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे जो हैं अपने भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो जंतु छोड़ते हैं उनसे लेते हैं, और पादप जो हैं फिर क्या बोलते हैं कि वो अपना ये भोजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे ऑक्सीजन को जंतु उपयोग करते हैं। तो एक ये सर्कल के रूप में जो है चलते रहता है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। वास्तव में अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। जैसे पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निर्मुक्त करते हैं, उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वर्षा जल वनों में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लताओं, वितानों से होकर फुहारों के रूप में पृथ्वी पर आता है और वह अंतःस्रावित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार से तेजी से काटा जा रहा है, उससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तो यही है पार्ट था जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया है, और इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहले इम्पोर्टेंट लाइन्स हम लोग देख लेते हैं। जल के बिना जीवन जो है संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों का भोजन आश्रय प्रदान करती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है। अब प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सत्य कथन है और कौन असत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, सत्य। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, असत्य। खेतों में सिंचाई हम लोग बहुत तरह से करते हैं, भौम जल से भी करते हैं, तालाब से भी करते हैं, तो ये जो है असत्य होगा। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, असत्य। नहीं, शहरी लोग भी जल की समस्या का सामना करते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है, तो ट्यूबवेल और हैंडपंप। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और वाष्प है। भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। वन शुद्ध करते हैं जल और वायु को। वन में छायावान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं, तो मिट्टी को समृद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से ह्यूमस बनता है। तो यही प्रश्न उत्तर है, और यहाँ पर ये पार्ट जो है समाप्त होता है।